हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में अपनों ने देखा था कि द्विध्रुव व इसके अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र वो अपनों ने फाइंड किया था और अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात 2:1 ये अपनों ने फाइंड किया था। तो आप पिछली जितनी भी वीडियो है, जितने भी पार्ट है इस चैप्टर से, इस यूनिट से रिलेटेड, वो जरूर देखें, तभी ये अच्छे से आपको समझ आएगा। आज जो टॉपिक अपने डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले एक चीज और देखें। जब अपने द्विध्रुव की बात करते हैं तो दो प्रकार के मॉलिक्यूल आते हैं अपने पास, पोलर मॉलिक्यूल जिनको ध्रुवीय अणु कहते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनको अध्रुवीय अणु कहते हैं। क्या होते हैं इनके बारे में देखिए थोड़ा सा। जैसे पहले उन्होंने बताया था कि द्विध्रुव क्या होता है, P = QD, इसको कहते हैं अपने द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × D। Q का मतलब आवेश का परिमाण, D इनके बीच की डिस्टेंस, P = Q × D। अब देखिए यहां पर अपने बताते हैं कि जैसे कोई भी ये एक नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब नाभिक के अंदर आवेश कौन से पाए जाते हैं? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी होते हैं लेकिन उन पर कोई आवेश नहीं है। तो आवेश की बात करें तो नाभिक में प्रोटॉन पाए जाएंगे और बाहर कौन से पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर प्रोटॉन 11th में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, कि किसी भी बॉडी का कंप्लीट पूरी बॉडी का अगर मास जहां पर अपने सेंट्रलाइज मानते हैं, जहां केंद्रित मानते हैं, उसको अपने कहते हैं सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र। अगर अपने प्रोटॉन का हो या धनात्मक आवेश का हो, एक ही बात है, उनका द्रव्यमान केंद्र और बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ऑर्बिट में, उनका द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर हो, संपाती हो, तो उनको अपने कहते हैं अध्रुवीय अणु। यानी जैसे पहले इसको मैं बता रहा हूं कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज का द्रव्यमान केंद्र है यानी प्रोटॉन का, और वहीं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र हो, तो ये कहलाएंगे अपने पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लाइक H2O2 N2। और इनका नॉन पोलर है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर है, उनके बीच की डिस्टेंस नहीं है कुछ। अगर डिस्टेंस होती तो द्विध्रुव आघूर्ण होता, यानी द्विध्रुव बन जाता, लेकिन इस केस में वो द्विध्रुव नहीं बनता, इसीलिए इनको कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या अध्रुवीय अणु। इसके ऑपोजिट अगर चले अपने ध्रुवीय अणु की बात करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र, मास, सेंटर ऑफ मास डिफरेंट हो, सेम ना हो, संपाती ना हो, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल है वो कहलाएंगे पोलर मॉलिक्यूल या ध्रुवीय अणु। जैसे H2O, HCl, NaCl, NH3 कई सारे हैं, ये सारे के सारे कहलाएंगे ध्रुवीय अणु। और इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, इनका द्विध्रुव आघूर्ण अशून्य होता है। तो ये कहलाते हैं अपने पास ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु। अब आता है अपने पास द्विध्रुव पर लगने वाला बल व बल आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस कर रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है, द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उस पर बल और बल आघूर्ण कितना लगेगा, तो इसको अपने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सपोज ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, यानी विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र को शो कर रही है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर कोई डाइपोल रखा हुआ है, सपोज ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस अज्यूम करते हैं कि स्मॉल d है। अब अपने को फाइंड करना है कि इस द्विध्रुव पर, इस डाइपोल पर नेट, दो चीजें फाइंड करनी है, नेट बल कितना होगा और बल आघूर्ण कितना होगा, ये दोनों चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? यूनिफॉर्म, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र अलग अलग नहीं है, यहां पर समान है हर जगह। अब देखते हैं अपने कि नेट बल कितना होगा। नेट बल अगर अपने, जैसे अपने जानते हैं किसी आवेश पर लगने वाला बल F = QE ये होता है, और पॉजिटिव चार्ज अगर है तो F की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम होती है, नेगेटिव है तो ऑपोजिट हो जाएगी। यहां पर इस चार्ज पर लगने वाला बल, किस पॉजिटिव चार्ज है तो E की दिशा में लगेगा, यानी F = QE। क्लियर? डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। इस चार्ज, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका परिमाण तो यही होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब इस सिस्टम को देखिए, जैसे मैं कहूं कि एक बॉडी है, इस पर 5 न्यूटन का इधर बल लग रहा है और 5 न्यूटन का इधर बल लग रहा है,
तो बताइए नेट फोर्स कितना होगा, नेट बल कितना है, तो 5 इधर लग रहा है 5 इधर लग रहा है, परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, नेट बल होगा वो 0 होगा। इसी प्रकार यहां अपने बता सकते हैं कि F नेट इज इक्वल टू QE, अगर वेक्टर फॉर्म में करें प्लस माइनस QE इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स इस पर 0। जब भी किसी वस्तु पर नेट बल 0 लग रहा हो तो वो वस्तु ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगी, यानी कि स्थानांतरण गति नहीं होगी। तो पहली चीज क्लियर है अपने पास कि इसकी स्थानांतरण गति का मतलब है कि ये डायपोल है, ये आगे की तरफ नहीं खिसकेगा, लेफ्ट या राइट में आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नेट फोर्स 0 है। अब आते हैं अपने सेकंड चीज पर, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जब दो बल लग रहे हो या उससे ज्यादा लग रहे हो और क्रिया रेखा या अलग हो, लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट है तभी बल आघूर्ण लगता है। अब क्रिया रेखा क्या होती है वो देखें, यहां देखो ये बल लग रहा है इस दिशा में, ठीक है, तो ये जो इसकी है इमेजिनरी लाइन अगर मैं बना दूं तो ये इसकी क्रिया रेखा कहलाएगी, लाइन ऑफ एक्शन। ये बल इस तरफ लग रहा है तो इसकी क्रिया रेखा भी ये होगी। इसका मतलब इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। जब भी दो बल लग रहे हो और क्रिया रेखाएं अलग अलग हो तो डेफिनेटली वहां पर बल आघूर्ण होगा। और ये बल आघूर्ण अपने टॉर्क जिसे अपने कहते हैं, टॉर्क फाइंड कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है बल इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, फोर्स एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। अब आता है इन फोर्स, इन दो जो बल लग रहे हैं इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से, ये लग रहा है ये लग रहा है, इनके बीच की लंबवत जो ये होगी यहां से यहां तक, इसको x मान लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, यानी इस P की डायरेक्शन है एक्चुअल में ये माइनस से प्लस की, इसकी और E के बीच का जो कोण है P और E के बीच, P किसको कह रहे हैं अपने, P इज इक्वल टू Q इंटू D, द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की होती है, इसका मतलब P की डायरेक्शन ये और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, तो एंगल बीच में कितना है, थीटा। अब अपने फाइंड करना है बल इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी x का मान फाइंड करते हैं। x कितनी है इसकी वैल्यू देखते हैं अपने, तो इस ट्राइंगल को अगर देखें हमने, इसका नाम दे देते हैं अपने ए बी और सी, ट्राइंगल ABC में, ठीक है। अगर यहां पर देखें साइन थीटा कितना होगा, ये लंब होगा कितना, x अपॉन कर्ण यानी कि d, x कैन बी रिटन एज d sin थीटा। ये अपने ज्योमेट्री से निकाल लिया कि x की वैल्यू d sin थीटा होगी, जो कि अपने यहाँ रिक्वायर्ड होगी। सो टो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बल आघूर्ण, टॉर्क इज इक्वल टू बल, बल का मतलब है F, बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी बताई थी उन्होंने, x। अब F किसी एक F का परिमाण देखना है अपने को, QE कह सकते हो, यहाँ पे QE है तो QE ले लेंगे, परिमाण की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन की नहीं, Q इंटू E, और x कितना है, d sin थीटा, ठीक है। अब यहां देखो ये Q इंटू D, ये क्या बन गया, P इक्वल होता है Q इंटू D, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इस फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो तो को कैसे लिख सकते हैं, टो इज इक्वल टू P E sin थीटा, इन वेक्टर फॉर्म टो इज इक्वल टू P क्रॉस, ये आता है अपने पास बल आघूर्ण। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर फोर्स, नेट फोर्स लगेगा वो 0 और नेट टॉर्क लगेगा वो P क्रॉस E। इस इक्वेशन से अगर देखें तो अपने पास तीन केस आते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो और थीटा इक्वल टू 180। क्लियर? फर्स्ट थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब ये कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, यानी माइनस क्यू यहाँ है और प्लस क्यू है, ऐसे रखा हुआ है, तो कितना होगा साइन 0 इक्वल टू 0, सो टो इज इक्वल टू 0, यानी इस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। बल आघूर्ण लगने का मतलब घूर्णन करना होता है, तो इस पर ये घूर्णन गति नहीं करेगा। थीटा इक्वल टू 90 का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे रखा हुआ है, तो बल आघूर्ण यहां से देखो P E sin 90 और sin 90 1 होता है, तो टो इज इक्वल टू P E विच इज मैक्सिमम। इसका मतलब 90 डिग्री पे हो तो अधिकतम बल आघूर्ण, मैक्सिमम टॉर्क इस पर लगेगा।
इसको कहते हैं अपने स्थायी साम्य, सॉरी इसको कहते हैं स्थायी साम्यावस्था, थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 180 इसको कहते हैं अस्थायी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्यावस्था। थीटा इक्वल टू 180 लगाए तो t इज इक्वल टू पी sin 180, इट इज अगेन 0। तो ये आता है अपने पास बल आघूर्ण की वैल्यू P क्रॉस E, ये जनरल फॉर्मूला आता है PE sin थीटा। अब एक चीज और इसमें आती है कि अगर ये, जैसे अपने बताया कि इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता, समरूप ना होता, यानी कि विद्युत क्षेत्र यहां अलग होता, यहां अलग होता, यहां अलग होता, तो क्या होता, क्या डिफरेंस होता है इसमें? तब इसमें इस टॉर्क का फॉर्मूला तो यही रहता P क्रॉस E, लेकिन नेट बल का मान 0 नहीं होता, नेट बल नॉन जीरो होता। क्यों होता? क्योंकि ये QE का मान परिमाण कुछ और होता। मान लो यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ कम है, तो इस QE का मान क्या हो जाता, ज्यादा, और इसका कम। तब अपने कहते हैं कि इसका नेट बल 0 नहीं होता। उस स्थिति में ये ट्रांसलेशन मोशन भी करता और रोटेशन मोशन भी करता, यानी स्थानांतरण गति भी होती। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अगर ये असमरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ हो तो कौन सी गति होगी? तो ध्यान रहे, अगर समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें कौन सी गति होगी? स्थानांतरण गति नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ घूर्णन गति होगी। दूसरी चीज, अगर वो असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो स्थानांतरण गति होने के साथ साथ घूर्णन गति भी होगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि नेट बल भी लगेगा इस पे, और साथ ही साथ इसमें बल आघूर्ण भी लगेगा। अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। उनमें से सबसे पहला है कि दो चार्ज है, दो आवेश है, 9e और 4e, 9e और 4e, ये दो आवेश है और इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है r, और दिया हुआ है कि q एक अन्य आवेश है, उसको कहां रखे कि वह संतुलन में हो। इट मींस क्या क्या गिवन है अपने को कि 9e और 4e दो चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस है r। अब दूसरा कोई चार्ज है q, उसको बीच में कहां पर रखे कि वो संतुलन की अवस्था में हो। संतुलन की अवस्था का मतलब क्या हुआ कि नेट बल उस पे 0 लगना चाहिए। अपने एज्यूम करते हैं कि ये कोई आवेश कहीं भी मान लेते हैं कि यहां रखा हुआ है, सपोज q यहां रखा है, ये डिस्टेंस इस चार्ज से एज्यूम कर लेते हैं अपने x, तो बची डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल r थी तो r माइनस x, ये अपनों ने एज्यूम कर लिया कि यहां से x डिस्टेंस पे एक चार्ज q रखा हुआ है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी r माइनस x। अपने को फाइंड करना है कि ये जो चार्ज q है वो संतुलन की अवस्था में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम, यानी नेट फोर्स उस पर 0 होना चाहिए। नेट फोर्स अगर 0 है तो मान लेते हैं कि पहला आवेश 9e, इस आवेश पर जो बल लगाता है वो F1 है, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली ये जो चार्ज है 4e, ये इस पे फोर्स लगाता है, वो सपोज F2 है, और इन दोनों बलों का सदिश योग होना चाहिए 0, तभी तो ये संतुलन की अवस्था में रहेगा। संतुलन का अवस्था, इस चार्ज की बात कर रहे हैं अपने, ये आवेश कब संतुलन की अवस्था में रहेगा, जब इस पर नेट फोर्स 0 होगा, यानी बल ही 0 है, इसका मतलब वो लेफ्ट राइट मूव नहीं होगा और संतुलन अवस्था में होगा। तो नेट फोर्स अपनों ने 0 कर दिया। यहाँ पर F1 क्या एज्यूम किया अपनों ने कि 9e आवेश द्वारा इस Q आवेश पर लगाया जाने वाला बल, सिमिलरली इस चार्ज द्वारा इस पर लगने वाला बल है वो F2 इक्वल टू 0। ये अपनों ने कंडीशन लगा दी। ये अगर स्थिति होगी तो अपने कहेंगे कि Q संतुलन की अवस्था में है, तो आप लिख सकते हैं अपने F1 इज इक्वल टू माइनस F। इसका मतलब जो बल लगेगा उसका परिमाण होगा वो तो समान होगा, लेकिन डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी, तभी वो संतुलन अवस्था में। इसको दूसरे रूप में अगर परिमाण के रूप में लिखे तो आप सीधा लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2। परिमाण समान होगा, डायरेक्शन नो डाउट ऑपोजिट होगी जो लगने वाले बल है, तभी संतुलन अवस्था में वो होगा। ये कंडीशन आ गई अपने पास कि Q संतुलन अवस्था में कब होगा, अगर F1 और F2 का परिमाण समान हो। परिमाण लिखने के दो तरीके अपने पास, F1 इक्वल टू F2 लिख लो, या इसको दूसरे रूप में सीधा लिख देते हैं अपने वेक्टर फॉर्म लिख के, मैग्नीट्यूड, ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है, ये परिमाण को शो करता है। अब F1 का मतलब हुआ इस आवेश द्वारा इस पर लगने वाला बल। कूलाम का नियम अपने जानते हैं कि दो आवेश के जो बीच जो बल लगता है वो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। इसको अप्लाई करें, F1 इक्वल टू F2 करते हैं, ये आवेश इस पर कितना बल लगेगा, वो होगा F1 उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग KQ1 का मतलब है 9e,
Q2 का मीनिंग क्या है, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी है x, तो x स्क्वायर। सिमिलरली राइट साइड में देखें, ये आवेश इस पर कितना बल लगाएगा कि Q1 इसको मान लेते हैं, Q2 इसको, किसी को भी मान सकते हैं आगे पीछे, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि r-x⁻²। अब सोल्व करते जाएंगे, अपने को फाइंड करना है कि एक्चुअल में कहाँ रखे, इसका मतलब डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी x फाइंड करना है अपने को। अब इसको सोल्व कर देंगे, k से k कैंसिल और q से q कैंसिल, e से e कैंसिल, ठीक है। तो अपने पास आ गया 9/x² इज इक्वल टू 4/r-x⁻²। अब दोनों तरफ अपने स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। तो 9/x² का वर्गमूल क्या आएगा, 3/x, 9 का 3, x का x। इस सिमिलरली राइट साइड में 2/r-x, इसका स्क्वायर रूट 2 होगा और इसका स्क्वायर हट जाएगा तो r-x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, तो 3 को r-x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3r-x इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, इसको सोल्व करें 3r-3x इज इक्वल टू 2x, और 3x को उधर ले जाएं तो 3r इज इक्वल टू 2x प्लस 3x। यहां से देखो 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 3r। अपनों ने इसको पहले लिख लिया है, तो ये कितना आ गया 5x और ये 3r। यहां से x फाइंड करें अपने, x इज इक्वल टू 3r/5। ये होगा अपना आंसर कि अगर इस आवेश को यहां से, इस Q आवेश को यहां से x दूरी, x का मतलब 3r/5 दूरी पर रखा जाए तो ये आवेश संतुलन की अवस्था में होगा। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, ये तो अपनों ने इससे बताया कि 4e चार्ज है, इससे कितनी डिस्टेंस होगी, तो अपने क्या करेंगे, अपने x का मान तो आ गया, r-x निकालना है, इसका मतलब r में से इसको घटा दोगे तो यहां इस आवेश से दूरी आ जाएगी, ठीक है। इस आवेश से दूरी कितनी होगी वो अपने ने फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू 3r/5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, ए और ए तीनों भुजाएं समान है यानी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर आवेश q q q रखे हुए हैं, यानी समान आवेश रखे हुए हैं। आपको फाइंड करना है कि इस आवेश पर, C पर स्थित आवेश q पर कुल बल कितना लगेगा, यानी इस आवेश पर परिणामी बल लगेगा वो कितना लगेगा इस q आवेश पर, ये अपने को फाइंड करना है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी आवेश पर नेट बल निकालना हो अपने को ये देखना है कि बाकी आवेशों के कारण वो वाला आवेश कहाँ गति करेगा, किस दिशा में गति करेगा, वो अपने को फाइंड करना होता है। उसके बाद इसका परिणामी निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे अपने कहते हैं कि A और B और C तीनों पर आवेश Q है, इस पर नेट बल निकालना है। तो पहले अपने, जैसे मैंने बताया कि इस Q आवेश की गति किस तरफ होगी, इसके कारण और इसके कारण, वो देखते हैं। देखो ये Q आवेश है, इसके कारण ये आवेश कहाँ जाएगा, इसको नहीं देखना अपने को, क्योंकि इस पर बल निकालना है। तो ये आवेश किस दिशा में जाएगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी इस डायरेक्शन में, ये आएगा F। सपोज F1, ये आवेश इस पर बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, इसीलिए ये आवेश इस पर बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। सपोज इट इज F2। क्लियर। ये एंगल अपनों ने, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का, दोनों 60 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब यहाँ देखो F1 और F2 का परिमाण क्या होगा वो देख लेते हैं पहले। F1 इज इक्वल टू, F1 का मतलब हुआ इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, K कूलॉम के नियम के अनुसार आता है K Q1 Q2/r², K Q1 Q2 की जगह भी Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, A स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं, KQ² अपॉन S। इसी प्रकार F2 कितना होगा, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल K QB, ये सेम Q² अपॉन डिस्टेंस भी वही होगी। यहां से आप देख रहे हो कि दोनों का परिमाण समान है, F1 इक्वल टू F2 इज इक्वल टू K Q² अपॉन S²। परिमाण समान है, इसमें परिमाण समान होने के कारण ही अपने इसका आगे यूज करेंगे परिणामी निकालने में। अब अपने क्या करना है, इसमें परिणामी फाइंड करते हैं। इसलिए इस आवेश पर लगने वाला नेट बल F नेट इक्वल टू F1 और F2 का परिणामी
f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा। ये अगर अप्लाई करें, चूंकि f1 और f2 सेम है तो इसको मान लेते हैं, परिमाण समान है, मान लेते हैं कि ये f है। क्लियर? तो इसको करेंगे f स्क्वायर प्लस 2f इंटू f स्क्वायर cos ऑफ 60। अगेन f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, f स्क्वायर प्लस कितना आ गया 3 इंटू एफ स्क्वायर, ये है अपने पास f नेट। ठीक है, इसके बाद देखिए f नेट इज इक्वल टू √3, इसको सोल्व करें इंटू f। इस f की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं जो अपने फाइंड की थी, तो f नेट आ गया अपने पास √3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन एस। ये आ जाता है कि परिणामी बल का परिमाण कितना होगा इस आवेश पर। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना है अपने पास f नेट √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कैसे फाइंड किया अपनों ने? इस आवेश के कारण जो बल लग रहा था उसकी डायरेक्शन ये थी, इस आवेश के कारण जो बल लग रहा था उसकी डायरेक्शन ये, दोनों का परिणाम ही निकालना है तो एक जनरल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। थीटा यहाँ पर क्या है? दोनों आवेशों के बीच का कोण। तो जब भी इसमें अपने को फाइंड करना होता है कि कौन से आवेश पर कितना बल लगेगा किसी एक आवेश पर, तो वो आवेश किस दिशा में गति करेगा ये देखना है अपने को, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब देखिए इसी प्रकार एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि दो समान बिंदुवत आवेश Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, एक आवेश यहाँ पर है और एक दूसरा आवेश सपोज यहाँ पर ये, दो समान आवेश है कैपिटल Q कुछ दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में अन्य आवेश Q रखा गया है। इनके यहाँ पर मिड पॉइंट पर, अज्यूम करते हैं कि डिस्टेंस r है, इनके मिड पॉइंट का मतलब डिस्टेंस कितनी हुई r/2। एक दूसरा आवेश रखा हुआ है स्मॉल q। q का मान व प्रकृति ज्ञात कीजिए कि निकाय संतुलन में रहे। q का मान ज्ञात करना है कि किस लिए या किस कंडीशन में, कि निकाय संतुलन में रहे, यानी निकाय संतुलन में रहे। इसके लिए Q की वैल्यू क्या होगी और इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति का मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये अपने को फाइंड करना है। अब एक चीज देखिए, जब ये आवेश नहीं था सपोज, तब इन दोनों आवेशों में, दोनों चार्जेस में रिपल्सन था, प्रतिकर्षण था। ठीक है, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं थे, संतुलन की अवस्था में नहीं थे। अब जब ये चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया आप लोगों ने, तो ये एक दूसरे, ये पूरा निकाय सिस्टम संतुलन अवस्था में रहे। इसके लिए ये आवेश कैसा होना चाहिए? ये दोनों एक दूसरे को पहले प्रतिकर्षित कर रहे थे, यानी ये इस तरफ भाग रहा था, ये इस तरफ भाग रहा था। अब ये आवेश कैसा हो कि ये संतुलन में आ जाए, यानी वहीं स्टेबल रहे। इसका मतलब ये आवेश इसको अट्रैक्ट करना चाहिए और ये आवेश इसको भी अट्रैक्ट करना चाहिए। तो इनके विपरीत नेचर का होना चाहिए, यानी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होगा, विपरीत प्रकृति का होगा, पहली चीज। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि इस आवेश पर पहले नेट बल कुछ ना कुछ लग रहा था, अगर ये नहीं हो तो प्रतिकर्षण था, लेकिन ये आने के बाद इस पर नेट बल कितना होना चाहिए? 0, तभी वो संतुलन में होगा। अब देखते हैं कि इस आवेश पर नेट बल 0 कैसे होगा। तो इस पर नेट बल 0 या इस आवेश के कारण, Q के कारण लगने वाला बल सपोज F1 है और इसके कारण इस पर लगने वाला बल वो F2 है, वो क्या होना चाहिए? 0। उनका परिमाण का योग यानी रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होना चाहिए। इसको अगर देखें अपने F1 इज इक्वल टू माइनस F2, क्लियर? F1 इक्वल टू माइनस F2। अब अगर वैल्यू पुट करें हमने, F1 की वैल्यू पुट करें, इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है? K Q अपॉन R/2 का स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस K, इसके और इसके बीच का देखना है, इसको नहीं देखना हमें, इन दोनों के बीच K Q1 Q2 स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि Q इंटू Q अपॉन दूरी कितनी है? 5। अब अपने को सोल्व करना है
और फाइंड करना है कि स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी। के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, इसको सोल्व करते हैं अपने। q इज इक्वल टू, इसको ओपन करें तो आर स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, q इज इक्वल टू माइनस, ये कहाँ जाएगा ऊपर, इधर देखे तो बट अपॉन में जाएगा, q इज इक्वल टू माइनस q बाई 4। क्लियर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज नेगेटिव होगा। क्यू को फाइंड करना था कि इसकी प्रकृति क्या है, विपरीत प्रकृति यानी ऋणात्मक, और दूसरा इसका परिमाण क्या होगा, वो होगा क्यू अपॉन में 4। तो क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 अगर चार्ज यहाँ पर रखा हो तो ये निकाय निश्चित रूप से संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, यानी कि नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें कुछ पार्टिकल आते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए अपने को। जैसे एक आता है 1H1, 1H2 और 2He4। 3 पार्टिकल गिवन है इस क्वेश्चन में कि एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ये है अपने पास प्रोटॉन, सेकंड दिया हुआ है न्यूट्रॉन, और थर्ड दिया हुआ है अपने पास अल्फा का, न्यूट्रॉन एंड थर्ड वन इज अल्फा। ये अलग अलग 3 पार्टिकल है। ये समान विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समान है, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड में तीनों पार्टिकल रखे हुए हैं। तो इनके त्वरण का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी एक्सीलरेशन फाइंड करना है किस किस का, प्रोटॉन का रेशो, न्यूट्रॉन का रेशो, अल्फा पार्टिकल, तीनों का त्वरणों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है, जबकि तीनों पार्टिकल इक्वल समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। उससे पहले एक दो चीजें पता होनी चाहिए अपने को कि किसी भी नाभिक के लिए अपने लिखते हैं ZXA। ए होती है द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और ये होता है एटॉमिक नंबर, या यूं कहो कि आवेश कह सकते हो, परमाणु क्रमांक कहते हैं जनरली, लेकिन ये आवेश की फॉर्म में। तो इसका आवेश समान है, लेकिन इसका आवेश इससे दुगना है। इसी प्रकार इसका द्रव्यमान अगर यूनिट है 1 है, तो इसका द्रव्यमान इससे दुगना, इसका द्रव्यमान इससे 4 गुना होगा। इसका अपने यूज करेंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए अपने को ये फाइंड करना है, एफ का फॉर्मूला अपने जानते हैं। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो बल जो लगेगा वो F इज इक्वल टू क्यू। लेकिन अपने एक चीज और जानते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये एक जनरल फॉर्मूला है। अगर इस F की जगह ये पुट कर दें अपने, तो यहाँ से एक्सीलरेशन जो आएगा वो कितना होगा, क्यू ई अपॉन एम। अब अपने तीनों पार्टिकल का देखेंगे, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का एक्सीलरेशन, और फिर उनका रेशो देखेंगे, अनुपात देखेंगे। तो पहले आता है अपने पास ए ऑफ पी, यानी एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन का त्वरण। तो क्यू की जगह यहाँ पर रख सकते हैं अपने ई। प्रोटॉन का आवेश उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का, बस फर्क है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। परिमाण तो वही है, विद्युत क्षेत्र सेम है सभी में, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास अपने मान लेते हैं एमपी। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन। सेम फॉर्मूला, क्यू देखो इसका आवेश इसके सिमिलर है, ठीक है, तो क्यू का वही रहेगा, ई लिख देते हैं, ई अपॉन, और इसका द्रव्यमान जो है वो इससे डबल है। इसका मतलब प्रोटॉन का जितना द्रव्यमान है, अल्फा का न्यूट्रॉन का द्रव्यमान उस प्रोटॉन के द्रव्यमान से दुगना होगा। तो इसको लिखेंगे अपने 2 ऑफ एम पी, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ए ऑफ अल्फा, अल्फा का एक्सीलरेशन कितना होगा, यहाँ देखिए आवेश होगा वो इनसे दुगना होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आवेश को शो करती है तो दुगना है, तो ई की जगह अपने लिख देंगे 2e। इलेक्ट्रिक फील्ड सब में सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है, अपॉन 2 मास होगा, द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, इससे 4 गुना। यहाँ देखो 4 गुना है द्रव्यमान, तो जितना इसका द्रव्यमान था, mp,
और उसको गुणा कर देंगे 4 से। ये इक्वेशन नंबर आ जाती है अपने पास, ठीक है। इसको अगर कैंसिल करें तो वो आ जाती है। अब इनको अपने करते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3। इन इक्वेशंस का यूज करें अपने, अगर रेशो निकालें, अनुपात निकालें, तो देखो आप इसमें आता है ई अपॉन एम पी, ठीक है। तो ए पी रेशो ए बी रेशो ए एल्फा ई अपॉन एम पी। यहाँ देखो ई अपॉन एम पी और इसमें भी ई अपॉन एम पी। अनुपात क्या होगा, ये तो कॉमन चीज है जो मैंने इसके अंदर लिखी है। इसमें क्या आएगा 1, अगर अनुपात भाग निकालें, इसका 1/2 और इसका भी 1/2, ठीक है। अब इसको दूसरी फॉर्म में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 अनुपात इसको करें मल्टीप्लाई इसको करें अनुपात। इसका मतलब ये हुआ कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र में अगर तीनों पार्टिकल रखे हो तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इनका जो रेशो आता है, इनके जो त्वरण का रेशो, एक्सीलरेशन का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 1:1/2:1/2, या इसको कह सकते हो 2:1:1। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड देखे थे। आप इस वीडियो को और पिछली वीडियो को भी देखें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।